तो सभी दोस्तों को, सभी भाइयों बहनों को, सभी को नमस्कार मेरा। और मनु बिश्नोई। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम ज्यादा समय न लेते हुए अगेन फिर से एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार खुद से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लें, एक ऐसे माहौल में अपने आप को कर लें ताकि आपको प्रॉपर सुनाई दे और प्रॉपर आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुन सके, इसको समझ सके, चीजों को जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों को आवाज जा रहा है मेरा, और जिनको नहीं जा रहा है वो थोड़ा सा पुअर नेटवर्क में है, तो उनकी अप्लायंस उनसे एक बार कांटेक्ट कर लें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है POSTC मॉडल। नाम थोड़ा अजीब सा है, लेकिन कभी ये हमने मैनेजमेंट जब किया था, MBA किया था, तो तब उसके बारे में पढ़ा था। तो सोचा आज आपसे ये भी शेयर कर लिया जाए, क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है बिजनेस को बिल्ड करने में, और इसी को हम लेके आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो व्हाट इज POSTC मॉडल? तो ये आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को बिल्ड करने में, बिजनेस को कैसे बिल्ड करें आप और उसको कैसे आगे ड्राइव करें। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कोको मॉडल के ऊपर। कोको स्ट्रेटेजी, इट इज ऑल अबाउट हाउ टू हैंडल योर टीम। आपको अपनी टीम से कैसे कनेक्ट होना है और कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं प्रॉपरली, राइट। तो क्या हम गलतियां करते हैं, वो सब चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और इसके बाद जो लोग मीटिंग में नहीं थे या जो नए हैं जिन्होंने कोको नहीं सुना था, तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसको सुन सकते हैं। लिंक आप अपनी अप्लाइन से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज POSTC मॉडल? तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसका नाम ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। प्लानिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिना प्लानिंग के अगर हम कुछ भी करेंगे तो सक्सेस की गारंटी नहीं है, राइट। कभी कभी प्लान वर्क भी फेल हो जाते हैं, बट अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो यू आर एश्योर कि हाँ आप एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बट अगर प्लान नहीं है तो बहुत ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी हो जाती है फेल होने की, क्योंकि कहीं लिखा हुआ मैंने पढ़ा था कि प्लान वर्क लीड्स टू सक्सेस वाइल अनप्लान्ड वर्क लीड टू अनसक्सेस। तो हमें प्लानिंग करनी है, पहली चीज। कैसे प्लानिंग करें ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ और ऑर्गेनाइजिंग, कैसे ऑर्गेनाइज करें अपनी टीम को, अपने बिजनेस को, ये हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा आज की मीटिंग में शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मींस हाउ टू शेड्यूल योर मीटिंग्स, हाउ टू शेड्यूल योर ट्रेनिंग्स। ये सब चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चौथा पॉइंट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, जब हम इस वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ से आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी टीम हैंडलिंग क्वालिटीज के बारे में बात की जाती है। और लास्ट में हम बात करेंगे कंट्रोलिंग के ऊपर। तो कंट्रोलिंग मींस कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग के बारे में हमने कोको स्ट्रेटेजी पूरा लास्ट में लिया भी था, और उसी को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग POSTC मॉडल। सबसे पहले हम प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्लानिंग किस तरह से हमें करनी चाहिए, कैसे हम वर्क करते हैं, कैसे हम शुरुआत करें। प्लानिंग मींस हाउ टू डेब्यू, कैसे शुरुआत करें। क्रिकेट के अंदर जब खिलाड़ी खेलने जाता है, डेब्यू करता है ना, किसी भी गेम में कोई खिलाड़ी, या बिजनेस के अंदर या कहीं भी आप कोई चीज की जब शुरुआत करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेब्यू। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जो हमें यहाँ पे समझना है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं प्लानिंग में। देखिए, अभी जो प्लानिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको मैं कुछ कोड आज देने वाला हूँ हर एक। कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे डायरेक्ट करें, कैसे कंट्रोलिंग करें, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो हर एक के लिए कोड है जो आपको रेड कलर में दिखाई देने वाला है। इस कोड को आप याद रख सकते हैं ताकि आपको ये सेशन याद रहे, राइट। तो आज प्लानिंग के लिए कोड है ऑप्ट। प्लानिंग की जब बात होती है तो आप इमेजेस के माध्यम से भी देख रहे हैं कि ये सब लोग बैठे हुए प्लानिंग कर रहे हैं, राइट। तो प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग कैसे करें, प्लानिंग में क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं। प्लानिंग के अंदर चार पार्ट हैं, ऑप्ट को हम स्टडी करेंगे। पहली चीज है दी ऑर्गेनाइजेशन। जब आप प्लानिंग करते हैं, जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, राइट, तो सबसे पहला काम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी एसोसिएट जो बिजनेस में नया आया है, उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, राइट। हम प्रमोट करने की जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से, कब अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से हम ठीक से प्रमोशन नहीं कर पाते और कुछ भी जाके बता देते हैं, राइट। और कई बार हम हैंडल भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम क्या करना है, हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी लें। जो भी
आपका प्रमोशनल टूल्स हैं उनके बारे में जानकारी लें, प्रॉपर बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, क्या विजन है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम समझने तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सब इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग को करते समय हमें ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करें जब आप बिजनेस, तो सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करें, राइट। इसके बाद सेकंड पार्ट है प्रोस्पेक्टिंग। जब आप प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग में हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड सेशन प्रोस्पेक्टिंग पे लिया था लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे को। तो उसके अंदर एक पूरा प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में जब जब आप सेल्स के बिजनेस में होते हैं तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को लिस्ट अप करना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो वो चीज आप लिस्ट अप करें। हम रेंडमली वर्क करते हैं, रेंडमली मीन्स सुबह उठेंगे, फोन करेंगे और जो भी हमें मिलेगा उसको बताएंगे। सेल्स इस तरह से नहीं होता। जब आप प्लान वर्क करते हैं प्रॉपर तरीके से तभी आपको फ्रिक्वेंटली सक्सेस मिलती है, राइट। रैंडम वर्क करेंगे तो रैंडम सक्सेस मिलेगी, रैंडम सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक अलग से पूरा वीडियो है जो आप देख सकते हैं फिर से, वो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो प्रोस्पेक्टिंग आप वहां से सीखें। आगे आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, टूल्स। तीसरी चीज है, जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपके पास टूल्स होना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ टूल्स मींस आपके बिजनेस में जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो भी सपोर्टिंग गाइड्स हैं आपके पास, या जो भी सपोर्टिंग सोर्सेज हैं, राइट, उनका आप इस्तेमाल करें। उनके इस्तेमाल से आप बिजनेस को प्रॉपरली प्रमोट कर पाएंगे। फोर्थ चीज जो कि लास्ट है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तो प्लानिंग करते समय हमें हमारे टाइम को भी मैनेज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस बिजनेस में हम हैं तो हमें स्टार्टिंग के 90 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन ज्यादातर 90% लोग ये 90 डेज को शुरुआत में बहुत ही लथार्जिकली, बहुत ही लेजीनेस के साथ उनको मिस कर देते हैं और 90 डेज में कुछ नहीं कर पाते। 90 डेज के बाद धीरे 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 काम स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से काफी डिले होने की वजह से लोग आपको सीरियस नहीं लेते, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल है, टाइमली चीजों को करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब आप शुरुआत करें तो बहुत तेजी से करें और उसके लिए अपने टाइम को डेली बेसिस पे, अपने शेड्यूल को आप फिक्स रखें, कैसे हमें मीटिंग करनी है, कैसे हमें चीजों को अपने बिजनेस में जो हमारा वर्क है उसको हम कैसे डेली डिवाइड करके कर सकते हैं। रेंडमली उसको ना करें कि आज कर लिया, जब मन किया तो कर लिया, नो। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक हमें एक एक्टिविटी को टाइमली परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपकी शुरुआत में ग्रोथ दिखेगी। तो स्पेशली नए लोगों के लिए है कि शुरुआत में कंसिस्टेंटली लगातार कुछ महीनों तक आप वर्क करें। एक बार आपने टीम बिल्ड किया तो उसके बाद आपका जो पार्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा, वो पार्ट आपका दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज डायरेक्टिंग। तब आप एक, जब आपके पास एक टीम होगी तो आपका रोल चेंज हो जाएगा, काम तब भी हमें करना पड़ेगा, तब हमें टीम मैनेजमेंट करना होगा। तो जो हमने लास्ट टाइम कोको स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था, तब आप उस वाले फेज में आ जाएंगे कि कैसे हम कोको स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके आगे अपनी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो ये सेशन है इसमें जो आगे के कुछ पार्ट्स हैं, कैसे आप टीम को ड्राइव करें, वो सब चीजें तब आपके लिए स्टार्ट होगी, राइट। नेक्स्ट, तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो था प्रोस्पेक्टिंग, जिसके लिए स्पेशली हमने लास्ट टाइम सेशन लिया था। तो प्रोस्पेक्टिंग आप जरूर करें। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को हम एक तरीके से बूस्टर बोलेंगे क्योंकि ये आपके बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, राइट। तो ऑर्गेनाइज क्या क्या एक्टिविटी को हमें ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अनऑर्गेनाइज वे में करते हैं। सबसे पहली चीज ऑर्गेनाइजिंग के लिए कोड है टीवी, राइट। वॉचिंग टीवी इज अ वर्क। ये एक तरीके से आपको याद रखने के लिए कुछ इमेजेस इस तरह की दी गई हैं ताकि आपको एक कोड याद रहे, राइट। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें घर पे बैठ के टीवी देखना है, राइट। तो वॉचिंग टीवी इज अ वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी एक काम है, लेकिन इस काम से आप अपने बिजनेस को कितना सपोर्ट करेंगे ये आपको डिसाइड करना है कि घर पे बैठ के अगर मैं 4 घंटा टीवी देखता हूँ तो दैट विल किल माई टाइम। सो कोड को याद रखने के लिए सिर्फ ये इमेज लगाइए, TIV, दिस इज द कोड फॉर ऑर्गेनाइजिंग। तो टी अगेन फॉर टाइम मैनेजमेंट। जब इस कोड की हम बात करते हैं तो इसमें टी का मतलब है टाइम मैनेजमेंट। अब यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट कौन सा है, लास्ट जो हमने समझा प्लानिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट है कि कैसे हम डेली
एक्टिविटी को प्लान करें, कैसे हम लगातार कुछ महीनों तक, कैसे एटलीस्ट 90 दिन तक हम लगातार काम करें। वो प्लानिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट था। टाइम मैनेजमेंट हर एक एक्टिविटी के अंदर होता है। जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी को, सबसे पहले आपने प्लान किया, आपने प्रोस्पेक्टिंग की। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद आपने लिस्ट तैयार कर ली कि मुझे इन इन लोगों के साथ बिजनेस करना है या इनको बताना है। तो उन लोगों को कब बताना है, कैसे बताना है, ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। तो ये ऑर्गेनाइज हमें कैसे करना है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको दो लोगों की हमेशा जरूरत पड़ती है। एक नए व्यक्ति को दो लोगों की हमेशा जरूरत पड़ती है। पहला उसका प्रोस्पेक्ट, जिसको उसे बिजनेस के बारे में बताना है। सेकंड है उसका प्रेजेंटर, कौन प्रेजेंट करेगा। लेकिन 90% केसेस में हम खुद ही प्रेजेंटर बन जाते हैं। और क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि अभी हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। हमारे पास प्लान देने, जो प्रेजेंटेशन है उसको अच्छे से प्रेजेंट करने हमको नहीं आता है, लेकिन हमने खुद से ही करने की कोशिश की। और एक जो डिटेल्ड वर्जन था वो ना देके हमने क्या किया, एक आधी अधूरी जानकारी शेयर की, जिसकी वजह से हमारे साथ सामने वाला व्यक्ति नहीं जुड़ता। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो टाइम मैनेजमेंट करना है वो करना है। प्रोस्पेक्ट और जो आपका प्रेजेंटर है, प्रेजेंटर कौन होगा, आपका कोई भी सीनियर जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिसकी अचीवमेंट्स आपसे ज्यादा है, आप उनसे समय ले सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने प्रोस्पेक्ट को उनके माध्यम से आप बताएं। तो बेसिकली यहाँ पर आपका काम है सिर्फ ऑर्गेनाइज करना, कैसे आप मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें। आपके प्रोस्पेक्ट और आपके प्रेजेंटर का जो टाइम आपने लिया है दोनों का, उसको कैसे सिंक्रोनाइज करें। सपोज आपने किसी एक्स व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बताना है, राइट। तो उसको बताने के लिए आपने अपने किसी सीनियर से अगर टाइम लिया है, तो उन दोनों को टाइम, कब वो दोनों आपको टाइम दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज हमें पहले प्रोस्पेक्ट को देखना है कि वो प्रोस्पेक्ट आपका कब फ्री है, कब आप फ्री हैं, कब आपके सीनियर फ्री हैं, ये सेकंड पार्ट है। पहले आपको ये देखना आपका प्रोस्पेक्ट कब आपको टाइम दे सकता है, क्योंकि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको टाइम देगा, फ्री टाइम देगा अपना, तो वो आपके बिजनेस को सीरियसली समझेगा। और ये प्लानिंग क्यों जरूरी है, जनरली हम बिजनेस करते हैं रैंडमली, किसी के भी पास चले जाएंगे, किसी की शॉप पे चले जाएंगे, उसके बिजनेस पे, उसके घर चले जाएंगे और रैंडमली हम बताएंगे। लेकिन इस बिजनेस का नेचर थोड़ा डिफरेंट है। यू आर इन टू द टीम मेकिंग प्रोसेस। तो जब आप टीम मेकिंग प्रोसेस में हैं, तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट करनी होगी। आप किसी को भी ऐसे सेल्समैन की तरह जाके ना प्रेजेंट करें कि भाई ले ले तो ठीक, नहीं ले तो ठीक। अगर आप जा रहे हैं तो आपको पता है कि आप एक रेस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, आपको पता है कि आप एक ऐसे सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं जो बहुत ही शानदार है। तो आपको अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने बिजनेस पे भरोसा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक व्यक्ति का, जिसको आपको बताना है, उसको बहुत सीरियसली उस मीटिंग को प्रेजेंट करना है। आपने अनऑर्गेनाइज तरीके से 10 लोगों को बताया, उससे बेहतर है कि आप ऑर्गेनाइज तरीके से किसी एक या दो व्यक्ति को भी बताएंगे, तो वो आप ही की तरह सीरियस होगा। क्योंकि आपकी इस बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपकी टीम भी आपके साथ काम करे। आप अकेले डेली बेसिस पे काम करते रहोगे तो उससे आपकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, आपको एक ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आपके अपनी लाइफ में करनी है, तो आपको टीम को भी एक्टिवेट करना होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज है प्रोस्पेक्ट और आपका जो प्रेजेंटर, यानी आपका सीनियर और आप जिसको प्लान बताएंगे, उन दोनों का आप टाइम फिक्स करें। और उसके बाद करें इनविटेशन। इनविटेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम कैसे इनवाइट करते हैं। जब आपने किसी को बताना है, तो आप उसको जब इनवाइट करते हैं, तो जब तक प्रोस्पेक्ट और प्रेजेंटर, यानी बताने वाला और सुनने वाला दोनों आमने सामने ना हो, तब तक उसके पास कोई प्री इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, पहले से कोई उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि वो मीटिंग किस रिगार्डिंग होने जा रही, राइट। तो इनविटेशन इस तरह से करें, इनविटेशन शुड बी ब्लैंक। मैं जानता हूं जब हम इनवाइट करते हैं किसी को, तो सामने वाला व्यक्ति पूछता है क्या काम है आपको, क्यों आप बुला रहे हो, बहुत सारे सवाल आपसे होते हैं। आप थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं, लेकिन उस थोड़े से हिंट की वजह से वो व्यक्ति उसको कहीं और रिलेट कर लेता है कि अच्छा ये तो किसी और टाइप का बिजनेस है, ये तो ये है, ये तो वो है। और वो एक जो पूरी जानकारी के अभाव में वो अपना एक माइंड मेकअप कर लेता है और वो आपकी मीटिंग में आता ही नहीं है। और आप भी ये शिकायत करते हैं कि सर मैं बुलाता तो हूँ लेकिन लोग आते नहीं है। वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि हमारा इन्विटेशन का जो पार्ट है बहुत कमजोर है। हम इनवाइट जब करते हैं तो इतना स्ट्रांगली नहीं करते, इतना उसको सिस्टमेटिकली नहीं करते हैं कि वो बंदा फील करे कि यार कुछ तो है, मुझे जाना चाहिए। इतना जबरदस्त तरीके से हमें इनविटेशन करना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को फील हो कि अगर आज वो नहीं गया या उसने 1 घंटा आपको नहीं दिया, तो उसका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है।
तो इस तरह के इन्विटेशन आपको करने की जरूरत है। और डिपेंड करता है इन्विटेशन में आप किस प्रोफाइल के व्यक्ति को इन्वाइट कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति जॉब सीकर है तो आप उसको बता सकते हैं जॉब के तौर पे। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस को लेके इंटरेस्टेड है तो आप उसको बता सकते हैं कि एक अच्छा बिजनेस है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो इनविटेशन डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल के व्यक्ति को बुला रहे हैं, उसको उसी के हिसाब से इनवाइट करें। जो उसकी नीड है, उसकी नीड के हिसाब से आप इनवाइट करेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि वो व्यक्ति आएगा जरूर, राइट। अब इसमें कुछ लोग तर्क देते हैं कि सर हम झूठ नहीं बोल सकते। तो सर आपको झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहे, आपको झूठ नहीं बोलना है। झूठ और सच का फैसला सिर्फ इस बात पे होता है कि आप उसके परिणाम क्या है, राइट। आप किसी को अगर बुला रहे हैं, उसको समझा रहे हैं और अगर वो आपके साथ जुड़ता है, आपके साथ बिजनेस में आता है तो क्या उसका नुकसान होगा? उसका प्रॉफिट ही होगा। तो जब आप किसी के प्रॉफिट के लिए से बुला रहे हैं तो आपका ये छोटा सा झूठ भी उसकी लाइफ में परिवर्तन लाने वाला है, तो हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज वो एक सर्टेन टाइम के लिए, अगर आप पहले से ही उसको बता देंगे सारी चीजें तो फोन पे ही डिसीजन ले लेगा, राइट। तो इन्विटेशन को हमें करेक्ट करना है जब ऑर्गेनाइजिंग की बात है। तीसरा पॉइंट होता है वेन्यू। वेन्यू मीन्स एक ऐसी जगह जो प्रेजेंटर और प्रोस्पेक्ट दोनों के लिए कॉमन हो, पहली चीज। दूसरा, ऐसा ना हो कि हम किसी के घर पे जाके, किसी के बिजनेस दुकान पे जाके उसको बता रहे हैं, राइट। वो सब चीजें आपको डिमीन करती हैं, पता है। सामने वाला व्यक्ति आपको सीरियस नहीं लेता, उसे लगता है कि वो आपको सिर्फ एक सेल्समैन से ज्यादा नहीं सोचता। आप अपने आप को बहुत अच्छा, आपने अपने आप को एक अच्छे लीडर की तरह डेवलप किया, आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं, या आपके साथी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके सीनियर बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो एक सेल्समैन से ज्यादा की आपकी वैल्यू नहीं होती। और सेल्समैन को दुनिया सीरियस नहीं लेती है। वो सेल्समैन की आर्ट होती है कि वो खुद से अपने आप को उन्हें सीरियस दिलाता है। अदरवाइज तो पहले ही पार्ट में लगता है कि कुछ बेचने आया है, और ये एक नेगेटिव माइंडसेट लोग बना लेते हैं। तो इसीलिए मीटिंग को बहुत ही एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स करें कि दो, आप एक बिजनेसमैन है और आप सामने वाले व्यक्ति को भी एक बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, तो आप उस एक प्रॉपर वेन्यू पे, वेन्यू पीसफुल होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी रेस्टोरेंट, किसी महंगे होटल में जाके बैठो, अगर वो पॉसिबल है तो आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितना कैपेबल है, मीटिंग को कितने अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं। प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्लेस पे बैठ के आप मीटिंग कर रहे हैं उस प्लेस से आपकी ग्रोथ पता चलती है, इसीलिए वेन्यू एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो वेन्यू को भी हमें प्रॉपर फिक्स करना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मींस बिग बिलियन डे फॉर यू। ये वो दिन है जब आपकी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। आपने पहले प्लानिंग करी, उसके बाद चीजों को ऑर्गेनाइज किया। आज तीसरा पार्ट है जब चीजें घटेंगी, जब मीटिंग होगी। अगर मीटिंग नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस के लिए है प्रेजेंटेशन का होना। अगर प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट दिन आज आपके लिए है कि आपने जो प्लानिंग करी, आपने जो चीजों को ऑर्गेनाइज किया, आज उन सबके रिजल्ट आने वाले हैं। तो इसके लिए हमने कोड बनाया राइट, क्योंकि आज चीजें राइट होने वाली। आज राइट नेटवर्क, इसके लिए आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से। ये कोड को राइट मींस हाउ टू शेड्यूल, राइट। तो ये कोड है शेड्यूलिंग करने के लिए। सबसे पहली चीज, पहला वर्ड है राइट में रस। रस का मतलब होता है दौड़ना, भागना, राइट। अगर आप, सबसे पहला काम है कि जिस दिन आपका मीटिंग है, जो आपने समय दिया है अपने प्रेजेंटर को और अपने प्रोस्पेक्ट को, यानी अपने सीनियर को और अपने प्रोस्पेक्ट को, या जो भी आपका वेन्यू है मीटिंग का, वहां पर टाइम से थोड़ा पहले आपको पहुंचना जरूरी है। क्योंकि यू आर दी ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस मीटिंग। आप ऑर्गेनाइजर हैं, तो आपका 1 मिनट भी लेट चीजों को बहुत अलग तरीके से ले जाएगा। तो आपको आज लेट नहीं होना है, यू हैव टू रश, राइट। तो टाइम से पहले आप वहां पर पहुंचे ताकि दोनों लोगों को आप रिसीव कर सकें। इसके बाद दोनों का इंट्रोडक्शन कराएं, इंट्रोड्यूस करें। इसके बाद ग्रेविटी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ग्रेविटी को लोग अदरवाइज लेते हैं। ग्रेविटी मींस एक इंट्रोडक्शन, राइट, कि आप दोनों लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर आपको जो सबसे बड़ा पार्ट है, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा सा लोअर स्केल पे। लेकिन आपको अपने जो प्रेजेंटर है, आपका जो सीनियर है, उसको थोड़ा हाई स्केल पर प्रमोट कर। क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटर हायर स्केल पे होगा, अगर आपके प्रेजेंटर की वैल्यू, आपके जो बंदा है जिसको आपने मीटिंग में बुलाया है, उसको, जिसको आप बताना चाहते हैं, अगर उस पर थोड़ा सा ज्यादा रहेगी तो वो उसको सीरियस लेगा, उसकी बातों को ध्यान से सुनेगा। लेकिन जनरली हम उल्टा करते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन ही कुछ अलग तरीके से होता है, राइट। तो इंट्रोड्यूस आप अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को ज्यादा बेहतर ढंग से करें, उनका अपर हैंड रखें, रेदर देन कि अपने प्रोस्पेक्ट को ज्यादा इंट्रोड्यूस करें, राइट। तो ग्रेविटी
एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके इस बिजनेस में, आपकी प्रेजेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि जब कोई भी सेलिब्रिटी से आप मिलते हैं जिसको आप नहीं जानते, अगर आप उससे ऐसे ही मिलेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। सपोज कोई बॉलीवुड स्टार जिसको आप नहीं जानते, वो बहुत रिच है, बहुत फेमस है अमेरिका के अंदर, लेकिन आप क्योंकि उसे नहीं जानते, वो आपके बाजू में भी खड़ा होगा तो आप उसको लाइटली ही लेंगे, आपके लिए वो एक कॉमन मैन है। लेकिन अगर कोई एक तीसरा व्यक्ति आपको ये आके बता दे कि मीट माय फ्रेंड, ही इज द बॉलीवुड स्टार एंड ये सो इनके बारे में, वो जब उनके बारे में बताना शुरू करेगा तो यू विल फील लाइक कि अरे यार, मैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिल गया हूँ, राइट। तो जो उसके अंदर जब थॉट आएंगे तो वो उस व्यक्ति को सीरियस लेगा। तो ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चौथा पॉइंट है हियर वर्सेस लिसन। हम क्या करते हैं, मीटिंग को हम सिर्फ हियर करते हैं। जब दो लोग, प्रोस्पेक्ट और प्रेजेंटर, आपका सीनियर आपके प्रोस्पेक्ट को बता रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं, हियर करते हैं। और दोनों चीजों में बड़ा अंतर है, हियर वर्सेस लिसन। मतलब हमको क्या करना है कि हमको उसको समझना है, ये नहीं कि सिर्फ कानों में बात जा रही है, ठीक है, तो हमको उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर है। तो आपको उसको समझना है, क्या वहां पर चल रहा है उसको सीखना है। जनरली हम क्या गलती करते हैं कि दोनों लोग तो मीटिंग कर रहे हैं और हम अपने मोबाइल फोन में बिजी हो जाते हैं। नहीं, आपको खुद अपना फोन बंद करके रखना चाहिए। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो बंद ना करे तो एटलीस्ट उसको साइलेंट मोड पे रख दे अगले 30 से 40 मिनट के लिए। तो ये एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा, फिर से टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर भी टाइम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पर जो टाइम चल रहा है, जो इस समय जो टाइम है कि मीटिंग टाइम से स्टार्ट हो, टाइम से खत्म हो, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूलिंग के अंदर ये वाला रोल होता है कि आपने जो सर्टेन टाइम फिक्स किया है उतने टाइम के अंदर वो मीटिंग हो जाए, उसको आप बहुत ज्यादा लंबा ना खींचे, राइट। तो शेड्यूलिंग करते समय एक तो ये टाइम मैनेजमेंट हुआ, मीटिंग जो आप कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपने एक से ज्यादा मीटिंग्स रखी हैं किसी एक पर्टिकुलर दिन के अंदर, तो उनका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। एक मीटिंग की वजह से दूसरी मीटिंग में आप लेट ना पहुंचे, तो इसलिए बीच में जो टाइम गैप है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप दिन में 3 मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं, तो तीनों मीटिंग के बीच में कम से कम आपका 1 से 2 घंटे का गैप रखना चाहिए, जिससे कि जो लोग, आपका प्रोस्पेक्ट और प्रेजेंटर अगर थोड़ा बहुत डिले भी होते हैं तो वो टाइम वहां पर हो जाएगा कंज्यूम। अगर आप फ्रिक्वेंटली मीटिंग रखेंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो उसमें संभावना है कि आपकी मीटिंग लेट हो सकती है। तो इसीलिए टाइम का गैप करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का इतना ही रोल है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। नाउ ये, दिस इज द प्रोसेस आफ्टर बिल्डिंग योर टीम। जब आप टीम बिल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद का ये प्रोसेस टीम बिल्डिंग प्रोसेस है। तो जब आप अपनी टीम को, आपको डायरेक्ट भी करना होता है। डायरेक्ट मीन्स अपनी टीम को आपको खुद से हैंडल करना है, जिसके लिए हमने स्पेशली लास्ट टाइम डिस्कस किया था कोको स्ट्रेटेजी। टीम को आप डायरेक्ट करें कोको स्ट्रेटेजी में, जो हमने डिस्कस किया था उसके माध्यम से। दूसरा, कुछ चीजें मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसके लिए भी एक कोड है, ट्रेन, राइट। ट्रेन भी स्पेशली बुलेट ट्रेन। तो अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़े, तो आपको एक कोड याद रखना होगा कि एक व्यक्ति अपनी टीम को कैसे डायरेक्ट करे। तो डायरेक्ट करने के लिए हमने कोड है बनाया है ट्रेन। ट्रेन में सबसे पहली चीज फिर से अगेन टाइम मैनेजमेंट, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपकी टीम के अंदर। आपका जो टाइम है, नाउ यू आर प्लेइंग योर रोल एज ए लीडर। आप एक लीडर की तरह यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, एक मेंटर की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको अपने टाइम को टीमों में इक्वली डिवाइड करना है, राइट। सभी, ऐसा ना हो कि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति इस पे टीम को आप स्पेशल ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं और बाकी की टीमों में आपका समय जा ही नहीं रहा। तो आपका यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट से यही इंपॉर्टेंट रोल है कि सभी टीमों में आपकी सपोर्ट, आपका टाइम बराबर डिवाइड होता रहे, सभी टीमों को आपकी सपोर्ट मिलती रहे, राइट। दूसरा वर्ड है रिपीटिशन। रिपीटिशन मीन्स आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो रिपीट होती रहे, आपकी टीम में लगातार ट्रेनिंग्स चलती रहे, आपकी मीटिंग, आप लगातार खुद से ट्रेनिंग लें या जो भी हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं उनके माध्यम से आप अपनी टीम में ट्रेनिंग पहुंचाएं, या फिजिकली भी आप ट्रेनिंग मीटिंग्स प्लान कर सकते हैं। अगर इफ यू थिंक लाइक कि आपकी टीम में गैदरिंग कर सकते हैं 50 लोग, 100 लोगों की, देन यू कैन कॉल दी ट्रेनर्स, राइट। तो आप ट्रेनिंग को भी प्लान कर सकते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग का रिपीटेशन होने से टीम मोटिवेट रहती है, टीम को नॉलेज रहती है और टीम एक सूत्र में बंधी रहती है। जहां पर ट्रेनिंग का अभाव होता है वहां बिजनेस डाउन चला जाता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो ट्रेनिंग्स का रिपीटेशन करना बहुत जरूरी है, राइट। तीसरा पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट।
चीजों को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि आपकी टीम में जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, राइट, उनको आप एक्नॉलेज करें। उनका एक प्रॉपर आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। आप किस टीम में क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, किस टीम के अंदर कौन व्यक्ति क्या टारगेट कर रहा है, कौन कितना पीछे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, इन सब चीजों का एक्नॉलेजमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है इनिशिएटिव। टीम के अंदर आप खुद से इनिशिएटिव लें। आप सोचें कि टीम खुद से ट्रेनिंग करेगी, खुद से सारी चीजें करेगी, नो, आपको खुद से इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। यहाँ पर सारे रोल आपको एक लीडर के रोल प्ले करने। यू हैव टू बी इंजन ऑफ द ट्रेन। आपको ट्रेन का इंजन बनना है, राइट। अभी जो टीम है वो डब्बों की तरह, आप चाहते हैं तो कि इंजन अगर दौड़ेगा तो जाहिर सी बात है उससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो जरूर दौड़ेंगे। तो आपको टीम के लिए एक इंजन का काम करना है, तो उसके लिए आप ही को शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट। डोंट वेट कि आपकी टीम में लोग खुद से आएंगे कि सर हमें ट्रेनिंग दे दो, हमें बता दो, हमें कर दो। नो, यू हैव टू इनिशिएट योरसेल्फ। आपको खुद से इनिशिएट करना होगा। नेक्स्ट है नॉइज। नॉइज मीन्स ट्रेन जब दौड़ती है तो शोर भी मचाती है, वैसे ही जब एक लीडर दौड़ता है तो शोर भी मचता है। तो शोर कैसे मचता है? आपकी अचीवमेंट से। आप बीइंग अ लीडर, मैंने लास्ट टाइम कोको स्ट्रेटेजी में बताया था कि आपकी टीम के अंदर लास्ट टाइम जो हमने कोको स्ट्रेटेजी में लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी टीम को ओवरवेल्म करना होता है। ओवरवेल्म मीन्स प्रभावित करना है। प्रभावित कैसे करेंगे आप? अचीवमेंट से। तो आपकी अचीवमेंट आपकी टीम में शोर मचाएगी। तो आपको अपनी अचीवमेंट से, अचीवमेंट किसी भी लेवल की हो सकती है, वो मॉनेटरी अचीवमेंट भी हो सकती है, वो कोई एक ऐसी अचीवमेंट भी हो सकती है जो आपकी ड्रीम कार, आपका ड्रीम हाउस, आपका कोई भी ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं, जिसको आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वजह में काम करने की वजह से जो आपने अर्निंग की है उसकी वजह से आपने उसको किया है। तो आपकी जो ग्रोथ है, आपका अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो वो भी आपकी ग्रोथ, वो भी आपके एक अचीवमेंट है। तो ये रेगुलर होना बहुत जरूरी है। तो नॉइज एक टीम के अंदर जाना चाहिए कि यस यू आर ग्रोइंग। तो आप अपनी अचीवमेंट से भी टीम को प्रभावित करते हैं, राइट, टीम को डायरेक्ट करते हैं। तो वो नॉइज का मतलब इतना ही है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स अगेन नेवर माइंड, राइट। कंट्रोलिंग के अंदर कोड भी हमने माइंड दिया है। कंट्रोलिंग दिमाग से होती है। कंट्रोलिंग मीन्स कैसे आप कंट्रोल करें। तो कंट्रोलिंग के लिए जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक होता है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड बोलते हैं मानसिक शांति को। लेकिन गिविंग समवन अ पीस ऑफ योर माइंड, इसका मतलब ही बदल जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को टेंशन दे देना है, किसी से झगड़ा कर लेना है, किसी को ऐसी बात बोल देना जिससे वो हर्ट हो जाए। तो पीस ऑफ माइंड वर्सेस गिव समवन पीस ऑफ माइंड। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हम क्या दे रहे हैं अपनी टीम के अंदर, राइट। कंट्रोलिंग में सबसे पहला माइंड के बाद, माइंड कोड से हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको एक मेंटर की भूमिका निभानी है अपनी टीम के अंदर। आप एक मेंटर बने, अपलाइन ना बने। क्योंकि अपलाइन जब वर्ड आता है तो ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। मेंटर जब वर्ड आता है तो लोग मेंटर खुद चूज करते हैं। अपलाइन कोई भी बन सकता है किसी की, बट मेंटर बनने के लिए आपको अपने अंदर क्वालिटी लानी पड़ेगी। तो बी अ मेंटर नॉट अपलाइन। अपलाइन तो कोई भी बन सकता है, बाय डिफॉल्ट अपलाइन कोई ना कोई बन ही जाता है। लेकिन रेस्पेक्ट, टीम कंट्रोल उसी से होगी जो मेंटर होगा, अपलाइन से नहीं होती है। ध्यान रखना, अपलाइन के साथ डिस्प्यूट हो सकते हैं लेकिन मेंटर के साथ कभी डिस्प्यूट नहीं होंगे। और मेंटर बनने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम्पल्स पेश करने होंगे, खुद करके दिखाना होगा, देन योर टीम विल फॉलो यू, राइट। तो मेंटर बने, अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल बने, ताकि आपकी टीम आपको फॉलो करे। आपकी टीम मुझे फॉलो करेगी, आपकी टीम किसी और को फॉलो करेगी, आपकी टीम किसी को भी फॉलो करेगी आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं उसमें आपका व्यक्तिगत नुकसान, कि आप एक अच्छे लीडर के तौर पे अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे। तो आपको चाहिए कि आपकी टीम आपसे ही, आपको ही मेंटर चुने, राइट। तो मेंटर वर्सेस अपलाइन का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको अपने अंदर उतारें कि आप एक बेहतर अपलाइन बनने का प्रयास ना करें, आप एक मेंटर बनने की कोशिश करें कि लोग आपसे सीखें, आपसे प्रभावित हो, खुद से, आपके अचीवमेंट से, आपके काम करने के तरीके से, आपकी सपोर्ट से, आपके टाइम मैनेजमेंट से, आपकी केयर से, कि आप किस तरह से अपनी टीम की केयर करते हैं। नॉट इन बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ ऑल्सो। जब आप किसी की पर्सनल लाइफ में उससे जुड़ते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसको कंट्रोल कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ से भी जुड़ना बहुत जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट है आई वर्सेस वी।
कुछ लोग अपने लिए काम करते हैं, कुछ लोग टीम के लिए काम करते हैं। और जो टीम के लिए काम करते हैं, जिनके अंदर वी की भावना होती है, जिनके अंदर आई की भावना नहीं होती, जिनके अंदर मैं नहीं होता, जिनके अंदर हम होता है कि हम करेंगे, राइट, वही लोग अच्छी टीम बिल्ड कर पाते हैं। जिनको अपनी ग्रोथ चाहिए, जिनको सिर्फ अपना देखना है, राइट, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो अकेले ही दौड़ते रह जाते हैं, उनके साथ कोई जुड़ता नहीं। तो अगर आपको चाहिए कि आप टीम के साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यू हैव टू कन्वर्ट योर वर्ड्स। आपको आई की जगह वी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, शब्दों में नहीं, मन के अंदर। ऐसा नहीं कि अब ठीक है, आज से मैं हम बोलूंगा और इससे सब कुछ बदल जाएगा, नो। कुछ लोग बड़ी गलती ले जाते हैं, मीटिंग के अंदर जो चीजें बताई जाती हैं उनको थ्योरेटिकली ले जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज आप कर रहे हैं, मैं जो भी चीज आपको बता रहा हूँ वो आत्मसात करने के लिए बता रहा हूँ, कि आप उसको अपने अंदर धारण करें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रयास भी ना करें, क्योंकि अगर आप किसी अच्छी बात को मन से धारण नहीं करेंगे तो यू आर फेक, और फेक चीजें कभी ना कभी ओपन हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वी आर स्मार्ट, कि नहीं, हम अपने एक्सप्रेशन से, अपने जो बोलने की चतुराई है, वाक्पटुता बोलते हैं जिसको, उससे हम चीजों को छुपा ले जाएंगे। नो, यू विल बी एक्सपोज्ड वन डे। लेकिन अगर कोई चीज आपने अपने दिल में धारण कर ली है, कोई एटीट्यूड आपने अपने अंदर धारण कर लिया है, तो आपको अपने आप को एक्टिंग में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली आपके अंदर से आएगा। और जब चीजें नेचुरली आपके अंदर से आएंगी तो लोग डेफिनेटली आपसे प्रभावित होंगे, राइट। तो हमें हमेशा आई वर्सेस वी में वी को फॉलो करना है। हमें हमारी टीम की ग्रोथ को देखना है, ना कि एक इंडिविजुअल ग्रोथ को देखना है। जब टीम की ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ निश्चित है, राइट। तीसरा पॉइंट है न्यू वर्सेस ओल्ड, नए लोग वर्सेस पुराने लोग। हम जब कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। हमारी जो बिजनेस की नेचर है, इसके अंदर नए नए लोग आते रहते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, नए पे फोकस करते हैं ज्यादा, पुराने को भूल जाते हैं। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट इस तरह है कि नए और पुरानों में इक्वली डिवाइड हो, पुरानों को भी नया रखना है और नए को पुराने होने नहीं देना, राइट। तो इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड करें। दोनों ही व्यक्तियों पे, दोनों ही लीडर्स पे फोकस करना है, उसको छोड़ नहीं देना है कि ये तो अब स्टार हो गया है, तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, तो इसको हम छोड़ देंगे, नो। आपको उनका भी ख्याल रखना है। एक पोजीशन चेंज होने से जिम्मेदारी बदल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बीइंग ए मेंटर, आपकी जरूरत सबको पड़ती है। मैं आज ट्रेनर हूं, बट आई नीड ऑल्सो ए मेंटर। मेरा भी कोई मेंटर है, मुझे भी सीखना पड़ता है, मुझे भी स्टडी करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को छोड़ दे, राइट। तो मुझे भी ऊपर से हायर सोर्स से कनेक्टिविटी रखनी पड़ती है। किसी ने मुझको पकड़ा हुआ है, आज भी पकड़ा हुआ है, मुझे सिखाते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। सिमिलरली हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को ये सोच के ना छोड़ें कि अपनी टीम के अंदर चाहे वो कितना भी ग्रोथ करे, बट यू हैव टू कीप हिम अलाइंड। उसको आप अपने साथ अलाइंड जरूर रखें। हम क्या करते हैं कि शुरुआत में तो बड़ा फोन करते हैं, बड़ी बातें करते हैं, बाद में क्या होता है, महीना महीना हो जाता है, बात नहीं करते। इसका बड़ा अंतर आ जाता है कि व्यक्ति सोचता है कि नहीं, अब तो मेरी शायद जरूरत नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्यूट वर्सेस डिस्कस। दो चीजें होती हैं, आइदर यू डिस्कस या फिर आप डिस्प्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जो मैंने भी सामने लिखा हुआ है पीस ऑफ माइंड, या तो आप किसी को डिस्प्यूट करके, सॉरी, डिस्कस करके पीस ऑफ माइंड दे देंगे, या फिर उसके साथ डिस्प्यूट अराइज करके उसको टेंशन दे देंगे, यानी उसको समवन गिव समवन ए पीस ऑफ योर माइंड। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसी से डिस्कशन में हैं या डिस्प्यूट में। तो अपनी टीम के अंदर हम जनरली डिस्कशन मोड पे रहें, डिस्प्यूट ना करें, राइट, आर्ग्यूमेंट्स ना करें। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये गॉड है माइंड जो कंट्रोल करेगा आपकी टीम को, जिसमें आपको चार बातों का ध्यान रखना है। आपको अपलाइन बनने से बेहतर है कि आप एक अच्छे मेंटर बने, और मेंटर अपने एक्ट से लोगों को सिखाता है, अपनी बातों से नहीं, राइट। कि आपके जो एक्ट है उनसे, आपके आचरण से लोग सीख जाएं, वो अच्छा मेंटर होता है। अपलाइन बिजनेस के अंदर होता है, राइट। तो आई वर्सेस वी, टीम का ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है। न्यू वर्सेस ओल्ड, नए और पुराने दोनों को साथ लेके चलना है। डिस्प्यूट वर्सेस डिस्कस, डिस्कस करे ना कि डिस्प्यूट करे। तो ये कंट्रोल करने का तरीका है। बाकी चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम कोको स्ट्रेटेजी के अंदर बताया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्ट डीसी मॉडल, जिसके माध्यम से आप अपनी टीम को ड्राइव कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर स्टार्टिंग में हमने प्लानिंग डिस्कस करी कि कैसे आप चीजों को प्लान करें। इसके बाद हमने डिस्कस किया आप कैसे ऑर्गेनाइज करें अपनी मीटिंग को, कैसे आप एक सीनियर से टाइम ले और अपने प्रोस्पेक्ट से टाइम ले, एक अच्छा वेन्यू डिसाइड करें,
फिर दोनों का इंट्रोडक्शन कराएं। इंट्रोडक्शन जब आप कराते हैं तो आप अपने सीनियर का थोड़ा अपर हैंड रख के इंट्रोडक्शन कराएं। प्रोस्पेक्ट को थोड़ा लोअर लेवल पे, भले ही आपका प्रोस्पेक्ट पोटेंशियल वाला है, लेकिन उसको हायर लेवल पे आप अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके सीनियर को वो सीरियस नहीं लेता, फिर मीटिंग के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलते। ठीक है। चौथा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम का हम क्या रखें, मीटिंग ना तो लेट हो ना डिले हो, और अगर एक से ज्यादा मीटिंग्स आपने प्लान करी हैं तो कोई भी मीटिंग एक दूसरे से क्लैश ना करे। आपको सभी मीटिंग्स में टाइम से पहले पहुंचना है, टाइम से उनको स्टार्ट करना है। तो ये हमने सीखा। इसके बाद हमने डायरेक्टिंग सीखी कि कैसे आप डायरेक्ट करें अपनी टीम को। उसके बाद हमने कंट्रोलिंग सीखी कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग के लिए आपको मेंटर बनना पड़ेगा, आपको टीम का ख्याल करना है, आपको नए और पुराने दोनों पे डिस्कस करना है, और डिस्कशन मोड पे रहना है, ना कि डिस्प्यूट पे जाना है। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जी में बोला था, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत देव इतर जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। मतलब क्या है इसका, कि एक वट एवर ग्रेट मैन डज, जो एक महान आदमी, यानी अब आप एक लीडर हैं नाउ, जब हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो जब आप एक लीडर के भूमिका में होते हैं तो तब आपको क्या करना है कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपकी टीम फॉलो कर रही है, तो आपको बहुत, जो भी आपको करना है आप सोच समझ के उसको करें, वो टीम के हित में करें। कुछ भी अचीवमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी टीम में कॉपी होगी, कोई भी बात आप कर रहे हैं वो आपकी टीम में कॉपी होगी, कोई भी बिहेव आप कर रहे हैं वो आपकी टीम में कॉपी होगा, आपका एटीट्यूड आपकी टीम में जाएगा। राइट। आप गुस्सा करेंगे तो आपकी टीम में गुस्सा जाएगा, आप गलत करेंगे तो आपकी टीम में गलत जाएगा, आप ऑनेस्ट नहीं है तो आपकी टीम भी ऑनेस्ट नहीं होगी। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आप एक लीडर की भूमिका में है, और लीडर जो करता है वही दुनिया करती है, यही भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, और भगवान झूठ नहीं बोलता है। राइट। ये आपको भी पता है। तो आप एक लीडर जब बन जाएंगे तो एक लीडर को बहुत ही सेंसिटिव होना, बहुत ही जिम्मेदार होना, बहुत ही ऑनेस्ट होना जरूरी है। जो लोग ऑनेस्ट नहीं होते, जो लोग जिम्मेदार नहीं होते, जो लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है, वो अच्छे लीडर नहीं बन पाते किसी भी फील्ड के अंदर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपनी टीमों के अंदर अगर आप चाहते हैं, यू वांट कि आपकी टीम के अंदर अच्छे लीडर्स डेवलप हों, तो आपको खुद से एक ऑनेस्ट, एक अच्छा ग्रेटिट्यूड वाला लीडर बनना पड़ेगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। थैंक यू सो मच। दीपक जी, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू मनु सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बहुत ही सटीक सटीक बातें कही हैं। और दोस्तों, मनु सर की यही खास बात है कि जो भी इन्होंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्कस होता है वो एकदम सटीक होता है।